यूक्रेन में भारतीय शहरियों को निकालने के लिए हुकूमत का ऑपरेशन गंगा जारी। रोमानिया और हंगरी की राजधानी से भारतीय शहरियों की वतन वापसी जारी। 219 तलबा को लेकर मुंबई पहुंची एयर इंडिया की परवाज। बुखारेस्ट से 250 भारतीय शहरियों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची दूसरी परवाज। तीसरी परवाज के जरिए बुडापेस्ट से 240 भारतीय शहरी आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन की फौजी मदद के लिए $350 मिलियन की माली इमदाद को मंजूरी। 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल भेजेगा जर्मनी। नेदरलैंड भी हथियार और रॉकेट करेगा तैनात। यूक्रेन में सूरत हाल कशीदा। रूस और यूक्रेन के फौजियों के दरमियान जंग जारी। राजधानी कैफ में पीर की सुबह तक के लिए कर्फ्यू में तौसी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल आज UN जनरल असेंबली के खुसूसी हंगामी इजलास तलब करने पर करेगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए वोटिंग शुरू। 12 अजला की 61 असेंबली नशिस्तों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ नाथ सिंह, चंद्रिका प्रसाद समेत 692 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बकिया मरहले के लिए मुहिम तेज। वजीर आजम बस्ती और देवरिया में अवामी जलसों से खिताब के लिए उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। वजीर आजम वाराणसी में भी एक प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह रियासत में रैलियों से करेंगे खिताब। SP सरबराह अखिलेश यादव, BSP सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी वोटरों को राग़िब करने की करेंगी कोशिश। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का करेंगे तबादला। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क्स पर होगा नश्र। खेलों में भारत ने T20 मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज जीतने के साथ 2-0 से हासिल की सबकत। तीसरा T20 मुकाबला आज धर्मशाला में। FIH हॉकी प्री लीग में भारतीय मर्दों की टीम की जीत का सिलसिला जारी। स्पेन के खिलाफ 3 गोल से पीछे रहने के बाद शानदार वापसी करते हुए 5-4 से दर्ज की जीत। दूसरी जानिब खवातीन टीम ने भी स्पेन को दी 2-1 से शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। यूक्रेन के खिलाफ रूस की फौजी मुहिम जारी है। हुकूमत हिंद यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहिफाजत निकालने का काम मुसलसल तेज रफ्तारी से कर रही है। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी के लिए हुकूमत हिंद का मिशन ऑपरेशन गंगा जारी है। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से और परवाज से यूक्रेन में फंसे 250 भारतीय शहरियों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंच गई हैं। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर यूक्रेन से बाहिफाजत बुखारेस्ट के जरिए निकाले गए भारतीय शहरियों का इस्तकबाल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हुकूमत की ये मुहिम उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक तमाम शहरियों के बाहिफाजत भारत वापसी नहीं होती। काबिल ज़िक्र है कि यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद को तैयारों के मामूल की नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया है। इसीलिए वहां पर फंसे हुए भारतीयों को रोमानिया की सरहद से दारुल हुकूमत बुखारेस्ट लाया गया है। और इसी दौरान 240 भारतीय शहरियों के साथ तीसरी परवाज़ हंगरी के दारुल हुकूमत से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। ये परवाज़ आज नई दिल्ली पहुंच जाएगी। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि 240 भारतीय शहरियों को लेकर ऑपरेशन गंगा की तीसरी परवाज़ बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। उन्होंने ताउन के लिए हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। और इससे कबल एयर इंडिया का एक तैयारा 219 भारतीय शहरियों को रोमानिया के रास्ते लेकर हफ्ते की शाम मुंबई पहुंचा। वापस आने वाले शहरियों के इस्तकबाल के लिए मरकजी वजीर पीयूष गोयल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। पीयूष गोयल ने यूक्रेन से मुंबई पहुंचने वाले भारतीयों का खैर मकदम किया। काबिल ज़िक्र है कि रूसी फौजी हमले की वजह से यूक्रेन में फंस जाने वाले ये अफराद किसी न किसी तरह सरहद पार करके पड़ोसी मुल्क रोमानिया पहुँच गए थे। और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दारुल हुकूमत कैफ में
धमाकों और सड़कों पर हंगामों के बाद कर्फ्यू की मुद्दत में तोसी कर दी गई है। रूसी फौज के शहर के करीब होने की वजह से मेयर विटाली कैटेरिस्को ने शहरियों को पीर की सुबह तक घरों के अंदर रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान सड़क पर मौजूद तमाम शहरियों को दुश्मन की तखरीबकारी और जासूसी करने वाले ग्रोह का रुकन तस्वर किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि रूसी फौजी कार्रवाई वहां 3 दिन से जारी है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के बहरान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से बातचीत की। इस हवाले से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से बातचीत में उन्होंने जारहाना कार्रवाई में मुलव्वस मुल्क रूस को UNSC में वोट के हक़ से महरूम करने की बात की। उन्होंने यूक्रेन में नस्ल कशी के लिए रूस के इक़दामात और बयानात को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद में इजाफे के अज़्म से वाकिफ़ कराया और उन्हें बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा मंगल को यूक्रेन में इंसानी इमदाद के कामों के लिए फ़ंड्स फराहम करने के लिए एक अपील शुरू करेगा। और इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। बाइडेन ने जंग के दौरान यूक्रेन को $350 मिलियन की फ़ौजी मदद का ऐलान किया है। सदर जो बाइडेन यूक्रेन को मजमूई इमदाद के लिए $250 मिलियन और महकमा दिफा की फ़ौजी तरबियत के लिए $350 मिलियन देंगे। इस सिलसिले में अमरीकी महकमा ख़ारजा को हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अमरीका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुल्क छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया और रूस से लड़ने का रास्ता इख्तियार किया। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हफ्ते को कहा है कि दुनिया भर में रूस को स्विफ्ट अदायगी के निज़ाम से अलग करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस को दुनिया भर में आलमी स्विफ्ट अदायगी के निज़ाम से बाहर निकाला जाए और कई ममालिक ने इस इक़दाम की हिमायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज यूक्रेन पर रूस के हमले पर 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी खुसूसी इजलास तलब करने के लिए वोट देगी। सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक में से सिर्फ 9 ही के जरिए करारदाद के हक़ में वोट दिए जाने के बाद करारदाद को मंजूरी मिल पाएगी। 5 मुस्तकिल अरकान में से किसी को भी वीटो करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर करारदाद मंजूर कर ली जाती है तो कवायद के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा। 1950 से अब तक जनरल असम्बली के ऐसे सिर्फ 10 हंगामी खुसूसी इजलास बुलाए गए हैं। रूस ने जुमे को यूक्रेन पर मॉस्को के हमले की मजम्मत करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुसव्विदे को वीटो कर दिया। चीन, भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि बाकी 11 अरकान ने मुसव्विदे के हक़ में वोटिंग की। इसके बाद ही यूक्रेन पर खुसूसी इजलास की दरख्वास्त की गई। और रूसी हमले के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबा की बहिफाजत वतन वापसी के साथ दूसरा तैयारा दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। इस मिशन की कामयाबी पर फ्लाइट के कैप्टन, अमले और बैरून ममालिक से वापस आए सभी तालिब इल्म नहायत खुश थे। हमारे नुमाइंदे सुधीर यादव ने एयर इंडिया के कैप्टन संचित भारद्वाज से इस मुहिम के बारे में बातचीत की। नई दिल्ली के लिए जो एक एयर इंडिया की विशेष फ़्लाइट है वो यहाँ पहुँच चुकी है। करीब 250 जो भारतीय छात्र और नागरिक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, कैसे ये फ़्लाइट ऑपरेट हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विमान के जो कैप्टन हैं अंचित भारद्वाज हैं। अंचित, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ख़ास तौर पर इस फ़्लाइट को लेकर हम बात करें? ये एक्सपीरियंस थोड़ा ड्यूटी से बढ़ के इमोशनल भी था, क्योंकि आज के 250 पैसेंजर में से कुछ 200 के करीब 20 से 25 साल के स्टूडेंट्स थे। ऑब्वियसली यूक्रेन से रोमानिया आने में वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, बट वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, एमी अथॉरिटीज़ ने काफ़ी अच्छी तरह इसको ऑर्गेनाइज करके मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रोमानिया मूव किया है। आज हमने अपनी दूसरी फ़्लाइट कंप्लीट की है। होपफुली अगले कुछ दिनों में हम और भी इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स वहाँ से कंप्लीट करेंगे। ख़ास तौर पर उस जो एरिया है, जो कि वॉर जोन है, उसके आसपास फ्लाई करना किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा ETC की तरफ से? हमारे जो फ़्लाइट प्लानिंग प्रोसीजर्स हैं एयरलाइन में, उसके हिसाब से हम लोग वॉर जोन के ज़्यादा क्लोज फ्लाई नहीं करते हैं। इनफैक्ट पूरा यूक्रेनियन एयर स्पेस अभी बंद है, वहाँ कोई भी सिविल फ़्लाइट्स अलाउड ही नहीं है।
सो हम लोग यूक्रेन के सदर्न साइड से रोमानिया के लिए डायरेक्टली फ्लाई करके गए थे। रोमानिया के अंदर थोड़े उनके मिलिट्री सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स कंटिन्यूड हैं वहाँ पे आजकल। सो उसकी वजह से लास्ट जो हमारा फ़्लाइट का फेज़ था अबाउट 45 मिनट्स, उसमें हमें दाएं और बाएं मूव किया गया अपने प्लान पाथ से। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सेफ ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया था। लैंडिंग के बाद वहाँ का क्या प्रोसीजर रहा, कैसे इंडियंस को वहाँ प्लेन में बोर्ड किया गया, उसके बाद से वहाँ से जब टेक ऑफ किया तो किस तरीके की फीलिंग रही? सो ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज जो हमने वहाँ पे हायर की थी, हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने पहले से ही पैसेंजर्स को चेक इन करके और सिक्योरिटी स्क्रीन करके तैयार रखा था। लैंडिंग के कुछ आधे घंटे बाद ही हम उनको सबको बोर्ड करा के और अपना रिक्विजिट पेपर वर्क रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट करके डिपार्ट कर रहे थे। Obviously, the students were very relieved once we took off and we were on our way back to Delhi. वापस जब फ्लाइट में थे तो आपने क्या कहा, जो यात्रियों से किस तरीके की आपकी बातचीत रही या क्या आपने उनको संदेश दिया, किस तरीके ओवरऑल एनवायरनमेंट किस तरीके से रहा? सो हम सब लोग अपनी टीम में जो यहाँ पे थे ऑन बिहाफ ऑफ आवर एयरलाइन, हम लोग काफ़ी खुश थे कि हमारे पास 20 से 25 साल के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें हम 250 लोगों को आज लेके वापस आ सके। हम लोग तो कॉकपिट में थे बट हमारा क्रू स्टूडेंट से बराबर बातचीत कर रहा था, तो उनका यही फीडबैक था कि जहाज़ में आके वो काफ़ी रिलीव्ड हैं। जब तक डिपार्ट नहीं कर रहे थे तब तक डेफिनेटली स्ट्रेस में थे। तो जल्दी में सरकार की तरफ से कोशिश की गई, तो उस किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा? So the experience was excellent. Again, एयर इंडिया का दशकों पुराना एक लेगेसी है कि जब भी किसी भी तरीके के स्पेशल ऑपरेशन, इवैक्यूएशन या मेडिकल रीजंस की वजह से जो कोविड में हमने इवैक्यूएशन फ्लाइट्स की, उसके लिए जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है, एयर इंडिया हमेशा आगे आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। So very well coordinated effort between the government, the authorities, local in Romania, in India, in Ukraine, the MEA officials, and lastly the organization. So on behalf of Air India, I thank all of them, and it was definitely a special flight for all of us. थैंक यू डीडी से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैप्टन अंचित भारद्वाज, जिनका मानना है कि जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं उनके चेहरे पे खुशी और जो एफर्ट रहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से, ख़ास तौर पे सरकार की तरफ से, वो कई मायनों में काबिल तारीफ़ है और सरकार ने नज़ाकत को समझते हुए जल्दी कदम उठाए और जो भारतीय जो छात्र यहाँ पहुँचे हैं उनके चेहरे साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि जो स्वदेश वापसी है कई मायनों में उनके लिए ख़ास रही है। कैमरामैन आलोक के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 5वें मरहले में आज 12 अजला की 61 असेंबली सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। 5वें मरहले में जिन 61 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से 13 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए महफूज हैं। 5वें मरहले में रायबरेली की 1 सीट, चित्रकूट की 2 सीट, अमेठी ज़िले की 4 सीट, सुल्तानपुर ज़िले की 5 सीटें, प्रतापगढ़ ज़िले की 7 सीटें, कौशाम्बी ज़िले की 3 सीटें, इलाहाबाद ज़िले की 12 सीटें, बाराबंकी की 6 सीटें, फैज़ाबाद की 5 सीटें, बहराइच की 7 सीटें, श्रावस्ती की 2 सीटें, जबकि गोंडा की 7 सीटों पर 2 वोट डाले जाएंगे। 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 61 सीटों पर कुल 2,24,77,494 राय दहिंदगान हैं, जिनमें 1,04,95,000 खवातीन, 1,752 ख्वाजा सरा राय दहिंदगान भी शामिल हैं। इन इलाकों में मर्द राय दहिंदगान की तादाद 1,19,80,571 है। कोविड वबा के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा राय दहिंदगान को हिस्सा लेने के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत भी जारी की है। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए अब मुहिम शबाब पर है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान बस्ती और देवरिया में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज वाराणसी में भी बीजेपी के बूथ सतह के कारकुनों से बातचीत करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह रियासत में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा एसपी सरबराह अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी वोटरों को राग़िब करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ऑल इंडिया रेडियो से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के सामाईन के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। इसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। ये ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और न्यूज़ AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तियाब होगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर, इत्तलात और नशरियात की वजारत की यूट्यूब चैनल पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी टेलीकास्ट के फ़ौरन बाद इसे ऑल इंडिया रेडियो से इलाकाई ज़बानों में भी नश्र किया जाएगा।
नाजरीन, मुल्क भर में आज पोलियो का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कल पोलियो के कौमी टीकाकारी के दिन का आगाज़ किया, जिसके तहत 27 फरवरी से 2 मार्च तक मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। बूथ के अलावा घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा देने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और अब बात करेंगे मुल्क भर में टीकाकारी मुहिम की। मुल्क भर में अब तक 177 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कल 21 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन की 1 करोड़ 99 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराक 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, सेहत कारकुनों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी दी गई हैं। नजर डालेंगे खेल के मैदान पर। भारत ने श्रीलंका को दूसरे T20 मुकाबलों में 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को जीतने के बाद 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर ही हदफ हासिल कर लिया। काबिल जिक्र है कि श्रेयस अय्यर ने 44 गेंदों पर 74 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। श्रेयस को इस इनिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 18 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 45 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। संजू सैमसन ने 25 गेंदों पर 39 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की तरफ से पाथम निशंका ने 53 गेंदों पर 75 रन की इनिंग खेली। वहीं श्रीलंका के कप्तान दासन ने आखिरी दौर में 19 गेंदों पर 47 रन की इनिंग खेली। भारत की ये बैनुल-अक़वामी T20 में मुसलसल 11वीं जीत है। भारत और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। भारत इसे जीत कर सीरीज में क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेगा। भारत ने दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल की है। भारत की खिलाड़ी सादिया तारिक ने मॉस्को में जारी वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। श्रीनगर की रहने वाली 15 साल तारिक गुज़िश्ता 2 सालों से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इस गोल्ड मेडल के लिए सादिया तारिक ने चैंपियनशिप में 3 मुकाबले किए और अपने हरीफ कजाकिस्तान, जमहूरिया चेक और रूस को तीनों में शिकस्त दे दी। काबिल जिक्र है कि सादिया ने फाइनल मैच में रूसी खिलाड़ियों को शिकस्त दी। इस चैंपियनशिप में जूनियर और सीनियर दोनों ज़ुमरे के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप 22 से 28 फरवरी तक रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मुनक़िद की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सादिया तारिक को इस जीत पर मुबारकबाद पेश की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पैगाम में लिखा, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने पर सादिया तारिक को मुबारकबाद। उनकी कामयाबी बहुत से उभरते हुए खिलाड़ियों को तहरीक देगी। उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। हॉकी में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने 3 गोल छोड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए हफ्ते को FIH प्रो लीग के एक दिलचस्प मुकाबले में स्पेन को 5-4 से शिकस्त दे दी है। टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली भारतीय टीम मैच में एक वक्त में 1-4 से पीछे चल रही थी, लेकिन बाद में भारतीय टीम ने ज़बरदस्त वापसी की और एक के बाद एक गोल करते हुए मैच अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की जानिब से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। उन्होंने पहला गोल 15वें मिनट में और दूसरा गोल मैच के ख़त्म होने से ऐन क़ब्ल पेनाल्टी स्ट्रोक पर किया। शिलानंद लाकरा ने 41वें मिनट में, शमशेर सिंह ने 43वें मिनट में और वरुण कुमार ने 55वें मिनट में गोल किया। स्पेन की जानिब से कप्तान मार्क मोरालेस ने हैट्रिक की। लीग के 5 मैचों में ये भारत ने 4थी जीत दर्ज की है। दोनों टीमें अब इतवार को एक बार फिर से आमने सामने होंगी। उधर खवातीन हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में फतुहात जारी रखते हुए हफ्ते को स्पेन को सख्त मुकाबले में 2-1 से हरा दिया। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने 1 गोल से बिछड़ने के बाद वापसी की। स्पेन ने 18वें मिनट में मार्टा सेगो के गोल की बदौलत बरतरी हासिल कर ली। ताहम ज्योति ने फौरन ही भारतीय टीम को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक मुकाबला 1-1 से बराबर था, जिसके बाद 52वें मिनट में नेहा ने मैदान में गोल करते हुए भारत को 2-1 से सबकत दिलाई, जो फैसलाकुन साबित हुई। खवातीन हॉकी टीम ने ये तीसरी जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत ने अम्मान में शुरुआती 2 मैचों में चीन को 7-1 और 2-1 से हराया था। अब इतवार को भारतीय टीम दूसरे मरहलों के मैच में स्पेन से मुकाबला करेगी। काबिल जिक्र है कि भारतीय टीम ने 3 जीत के साथ 9 पॉइंट हासिल किए हैं।
और आइए अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के सुर्खियों पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली खबर ली है हमने, वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है रूस और यूक्रेन के बुहरान से मुतालिक। राजधानी कैफ में सड़कों पर अब घमासान हो रहा है। लोगों से पनाह की अपील, साथ ही साथ सदर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन से निकल जाने की अमरीकी तजवीज़ मानने का इनकार। इस बीच रूसी हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद से हिंदुस्तान ने खुद को अलग कर लिया है। आगे जो खबर ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है वज़ीर आज़म मोदी का वाराणसी दौरा। आज गुजराती लीडर के हाथों में तैयारियों की कमान। पहले 4 मरहल में हस्ब उम्मीद अब बीजेपी आगे के लिए लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है। इसके बाद जो हमने खबर ली है वो भी है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है जुनैद कमाल अहमद आलमी बैंक के नायब सदर मुकर्रर। आलमी बैंक के हिंदुस्तानी सरबराह जुनैद कमाल अहमद को बैनुल-अक़वामी कर्ज देने वाले इदारे का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। अगली खबर जो है वो है अखबार मशरिक़ से, और ये है सलामती कौंसिल में अपने ख़िलाफ़ पेश करारदाद को रूस ने वीटो कर दिया है। इसके अब आगे चलेंगे, वो भी अखबार मशरिक़ से ही हमने ली है। वो है रूस तशद्दुद बंद करे और यूक्रेन की खुद मुख्तारी का एहतराम करे, ये सुर्खी बनाई है अखबार मशरिक़ ने। और ये है हिंदुस्तान का बयान, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पर बहस में हिंदुस्तान ने इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वह तशद्दुद को फौरी तौर पर बंद करके बातचीत का रास्ता अपनाएं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जो अपनी सुर्खी बनाई है उसकी तरफ चलेंगे, और वही है यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को लेकर परवाज़ मुंबई पहुंची। हिंदुस्तानी तलबा अब वापस आ रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत, और कई परवाज़ें मुंबई और नई दिल्ली आ चुकी हैं, और लगातार ये सिलसिला जारी है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये है यूपी में 5वें मरहले की पोलिंग आज। तो नाज़रीन, ये थी उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ, और अब इसके साथ ही अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली में किताब मेले की धूम है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के मौजू पर होने वाली बड़ी नुमाइश को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। यहाँ आप साइंसदानों से भी बात कर सकते हैं, उनका तजर्बा भी जान सकते हैं। हमारी साथी तृप्ति त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। आपका स्वागत है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां आयोजित हो रहा है साइंस बुक फेयर। आइए जानते हैं क्या क्या खास है इस फेयर के बारे में इस रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी और इख्तिरा की दहाई में साइंस की तरफ लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। ऐसा ही कुछ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनक्किदा सबसे बड़े साइंस बुक फेयर में देखने को मिला। किताबों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल मेले की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जहां लोगों की तफरीह के लिए बहुत कुछ है। NCERT, टेरी, ICMR और विज्ञान प्रसार समेत मुल्क के 75 से ज्यादा नामवर पब्लिशर्स ने मेले में स्टॉल लगाए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बुक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है तो बच्चों को बहुत इससे नॉलेज मिलती है। इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं मेरे बेटे को थोड़ा जान पहचान कराने के लिए आया हूँ कि इंडिया का जो साइंस है कितना आगे बढ़ चुके हैं। बच्चों और नौजवानों में साइंस में दिलचस्पी बढ़ाने के मकसद से मुनक्किद होने वाला ये मेला अपनी कोशिश में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। सीनियर साइंसदान नौजवानों के साथ इल्म और साइंस के बारे में बात करने के लिए पुरजोश हैं। पहली बार ये एक नेशनल साइंस बुक फेयर हो रहा है, जहाँ पर साइंस की किताबें हैं, इन्वायरमेंट की, नेचर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, मेडिकल, बहुत सारे ऐसे विषय, पॉपुलर साइंस, साइंस फिक्शन, आम आदमी को जो आकर्षित कर रही हैं किताबें, बच्चों को, बड़ों को, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। It is very important that we develop that scientific temperament, which can start at a very young age by coming to such kind of fairs, such kind of symposia, where you have the congregation of so many like minds.
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत मुनक्किद होने वाले साइंस बुक फेयर में नए आइडियाज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। नुमाइश में शामिल लोगों को उम्मीद है कि ये मेला साइंसी मालूमात को फैलाने में काफी मददगार साबित होगा। बच्चों के अंदर में एक अजीब सी जिज्ञासा होती है। जब वो कोई भी नई चीज़ को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि ये क्या है, उसके बारे में जानने के लिए। और जब वो यहाँ आएंगे और देखेंगे कि हाँ ये जो चीज़ें हैं, चाहे यहाँ के ये इक्विपमेंट हो या कोई सिस्टम हो, सर्वेलेंस सिस्टम हो, मिसाइल सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, तो उनको लगता है कि हाँ ये हमारे देश में कुछ काम आ रहे हैं। ये पहल न केवल देश के वैज्ञानिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए एक अवसर भी देता है। मैं प्रीति त्रिपाठी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और अब आखिर में मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमें पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की